प्लेस ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीए वालों के लिए तो डैम इंपॉर्टेंट। सीएमए वाले ऊपर ऊपर से सुन के निकल जाओ, क्योंकि ऐसा पूछता नहीं है एग्जाम में, बट सुना हुआ रहा, इन केस अगर आ गया तो सेफ साइड में रहोगे। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें इंटर और इंट्रा डिसाइड करना होता है, और इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं, और बड़े क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई का पूछता है सर। अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं सर कंप्लीट, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे सर जीएसटी के पहले क्वेश्चन में। प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे पहली चीज लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ठीक, गुड्स की बात नहीं होती है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज की बात होती है, क्योंकि गुड्स के केस में बहुत सिंपल डिफाइंड होता है कि गुड्स कहाँ से मूव हुआ है, वो बहुत इजीली ट्रेस हो जाता है। सर्विसेज के केस में दिक्कत आती है, तो इन्होंने बोला सर सर्विसेज के केस में सप्लायर का लोकेशन सबसे पहले तो वो होगा सर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। जहां के लिए वो रजिस्ट्रेशन लिया है वो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा सर। ठीक, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई भी बनता है फिर आगे, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम डिसाइड करते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो। ठीक सर, अगर सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन अ प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज बीन ऑब्टेन्ड, हो सकता है मैं रजिस्टर छत्तीसगढ़ में करूं, बट जो सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज वो मुंबई से करूं। सरकार बोली कोई दिक्कत नहीं है सर, जो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जहां पर आप जहां से सप्लाई कर रहे हो वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट को हम लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लेंगे। मैं बोला सर अगर एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से सप्लाई करूं तो, मतलब मान लो मैं रजिस्टर किया हूं छत्तीसगढ़ में, बट सप्लाई कर रहा हूं मैं अपनी मुंबई और दिल्ली की ऑफिस से, तो सरकार बोलती है सर जहां पर मोस्टली कंसर्न्ड होगा, जिस ऑफिस से मोस्टली कंसर्न्ड होगा वो ऑफिस को अपन क्या मान लेंगे सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। आ रही बात समझ? अगर इन सब तरीके से भी ना हो पाए तो सरकार बोलती है फिर यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर ही हमारा क्या मान लिया जाएगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सर हमें लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्यों पता करना है, क्योंकि सर अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर नहीं पता है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई पता भी होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे इंटर है कि इंट्रा है। हमें दो चीजें चाहिए होती है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। हम अभी लड़ रहे हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर में। ठीक है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम होता है सर, जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर की डेफिनेशन है वही सेम लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट की डेफिनेशन है। तो सप्लायर अगर अच्छे से पढ़ लिए तो रेसिपिएंट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता सर। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए सर, जहां से आप बिजनेस कैरी करते हो इंक्लूडिंग वेयर हाउस, गोडाउन, एनी अदर प्लेस जहां पर आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो, जहां से गुड्स सप्लाई कर रहे हो, जहां से सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या फिर जहां बुक्स मेंटेन करते हो, या फिर सर जहां से आपका बिजनेस थ्रू एन एजेंट होता है सर, ये सब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में याद नहीं आता है, जहां बुक्स मेंटेन करते हैं वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस होता है सर। ठीक है, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, हमने बहुत सिंपल बोला सर, जहां पर ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज हो सर, जहां से हम प्रॉपर कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सके। सिर्फ स्टाफ को बैठा देने से वो सर हमारा फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता सर, सिर्फ किसी पर्सन के होने से एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाता उसको फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। उसको फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट तब माना जाता है सर जहां पर जहां से इतने रिसोर्सेज हो, जहां पर वो चीजें अवेलेबल हो जिससे हम गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर सके। बात आ रही, बात समझ? सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, सुटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पर ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज हो जिससे हम सप्लाई कर सके सर्विसेज, सप्लाई कर सके, रिसीव कर सके, यूज कर सके। अगर ये चीजें नहीं हो सकती तो वो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है सर। ठीक है, इसके बाद यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये आप रीड कर सकते हो सर, जहां पर हम ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं, और कंपनी का केस होगा तो जहां पर हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए होंगे। एड्रेस ऑफ डिलीवरी सर, जो हम डिलीवरी गुड्स डिलीवर करने का एड्रेस देते हैं, इससे रिलेटेड वो जो सर्कुलर है ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली, वो इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में वो पढ़ेंगे सर। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई कब माना जाएगा सर, वेरी सिंपल सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो अलग अलग स्टेट में है, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में है, तो सरकार बोलती है सर इस केस में हम क्या मान लेंगे सर, इसे इंटर स्टेट सप्लाई। आई बात समझ? ये बेसिक एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक, अगर गुड्स की बात है तो गुड्स के लिए हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे, सर्विसेज की बात है तो सेक्शन 12 पढ़ेंगे सर। ठीक है सर, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज है तो उसे डीम्ड इंटरस्टेट माना जाता है, इंपोर्ट को तो सर। ठीक, इन्होंने बोला सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स हमने कभी डिफाइन किया ही नहीं,
सर ये हम क्या करते हैं, ये एक जनरल सेंस में हम समझते हैं सर। सप्लायर जो गुड्स का होगा वो हमेशा इजीली ट्रेस हो जाएगा सर कि कौन सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला सर हम डिफाइन कहीं नहीं किए हैं, हम डिफाइन नहीं किए हैं, हम चेक करेंगे ऑन द सिचुएशन में डिसाइड करेंगे सर। सर्विसेज के केस में सर इंटरस्टेट कब माना जाएगा, सेम बातें हैं सर। गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में सेम है, सेम। बट सर्विसेज के केस में हम सेक्शन 12 पढ़ते हैं सर। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो डीम्ड इंटरस्टेट माना जाता है सर। आ रही बात समझ, ध्यान रखिएगा सर। अगला आगे बढ़ते, ये ध्यान रखना सर, सप्लाई ऑफ गुड्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाय एसईजेड डीम्ड इंटरस्टेट मानते हैं। आईजीएसटी की कहानी है सर, अगर एसईजेड आया तो फिर इन्होंने बोला सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंट्रा स्टेट नहीं है वो सब क्या होगा, इंटरस्टेट। जो इंट्रा नहीं है वो सब इंटर होगा सर, ठीक है। एसईजेड वाली कहानी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई वेरी सिंपल सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए। अगर सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा है, स्टेट चेंज हो गया तो इंटर हो जाएगा सर। दोनों सेम स्टेट होना चाहिए सर, ठीक है। इसके बाद सर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानते सर। एसईजेड को सप्लाई की हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या टूरिस्ट के थ्रू होगा, इनको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानते, मतलब हम इन्हें डीम्ड इंटर स्टेट मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। फिर सर्विसेज के केस में भी कहानी सेम है सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के अंदर होंगे तो सर इंट्रा स्टेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी की कहानी, स्टेट चेंज हुआ तो आईजीएसटी की कहानी सर। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है और हम सेक्शन 10 पढ़ना स्टार्ट किए थे। यहां से रियल ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यहीं से सब कहानियां हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शन 10(1)(a) ये बोलता है सर मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है सर। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर उस गुड्स का मूवमेंट का क्या हो, टर्मिनेट हो, खत्म हो सर। जहां पर वो गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो जाता है वहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। समझ आया? तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आप पहले ये चेक करना सप्लायर कौन है, पहली चीज। दूसरा फिर ये चेक करना गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है सर, ठीक है। जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा और सप्लायर अगर दोनों सेम स्टेट हो गए तो इंट्रा, दोनों अलग अलग हो गए तो इंटर। अभी भी बता रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी पॉइंट जिसके आगे इंटर इंट्रा नहीं बताया है, जिसमें नहीं क्लियर किया है कि वो इंटर है कि इंट्रा है, आपको उस पॉइंट में जाके प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। एग्जाम में नहीं बोलता है कि आप इसमें जाके प्लेस ऑफ सप्लाई सोचिए, ये इसकी टेक्निक है, ये इसका तरीका है पता करने का। बहुत बार स्टूडेंट ये पूछते सर हमें तो पता ही नहीं चला इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना था। आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपको सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी लगाने में दिक्कत आ रही है, वहां पर समझ लो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है सर। आ रही बात समझ, ध्यान रहेगा बेटा दिमाग में। तो सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है, फर्क ये नहीं पड़ता वो कितने स्टेट से मूव हो रहा है, जहां पर उसका टर्मिनेशन हो गया सर मूवमेंट, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 10(1)(b) याद है सर, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सर एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट, एक होता है थर्ड पर्सन। सर ये दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो होता है बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है सर थर्ड पार्टी और रिसिपिएंट के बीच में, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करेगा सर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो 10(1)(a) कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो 10(1)(c। अब मैं ये पहले से नहीं बता सकता, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देगा सर कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको पहचानना होगा गुड्स का मूवमेंट, मैं कैसे बताऊं पहले से।
ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ऐसे मिलेगा सर, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, ऐसे मिलेगा आपको सर, ऐसे मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं सर, रेसिपिएंट को वो गुड्स अवेलेबल कराया है, मतलब गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है सर, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर 10(1)(c) आ जाता है सर। एक मिनट मैन, एक मिनट, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो जहां पर वो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है रेसिपिएंट को, जहां पर वो गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है रेसिपिएंट को, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये ध्यान रखना, ये आपको नहीं क्लिक करता है एग्जाम में, ये वाला भूल जाते हैं हम, जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती होती है हमसे। समझ आया? हाँ बहन, कुछ बोल रही थी। हो सकता है ट्रीटमेंट क्वेश्चन में एक पॉइंट का हो, बिल टू शिप का हो, बट सर मान लो अगर वो सिर्फ बिल टू शिप का भी ट्रीटमेंट करा रहा है तो भी नोट में आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सेकंड ट्रीटमेंट भी है। हाँ ठीक है। 10(1)(ca) ये नया था सर लास्ट टाइम, इससे रिलेटेड आप लास्ट ईयर की 24 की आरटीपी एमटीपी करोगे तो उसमें इसके क्वेश्चन है सर, जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप ऐसे समझेंगे सर, 10(1)(a) जो होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई अनरजिस्टर्ड होगा वो यहां पर कॉल कर जाएगा। तो उस केस में इन्होंने बोला सर, प्लेस ऑफ सप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्ररी इन ए एंड सी, पहले ए और सी जीतेंगे, और अगर ए और सी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो सरकार बोलती है 10(1)(ca) एप्लीकेबल होगा, और 10(1)(ca) जब एप्लीकेबल होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा सर, क्या एड्रेस है आपके पास उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का इनवॉइस में, अगर जो एड्रेस है वही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर आपके पास एड्रेस नहीं है फिर हम सप्लायर को पकड़ लेंगे, फिर हम कहां से ढूंढेंगे सर रेसिपिएंट को। समझ आया? ध्यान रखिएगा सर, गड़बड़ हो जाती है सर। ये वाले पॉइंट सिंपल है सर। 10(1)(d) जहां पर गुड्स असेंबल्ड हो रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं, तो जहां पर भी असेंबल्ड या इंस्टॉल हो रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ये बहुत सिंपल है सर, ये याद है सर। बोट, कन्वीनियंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, सर प्लेन में खाने पीने का बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हम सर इन सब के। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन अ बोट, सर खाने पीने का सामान आपको मिल रहा है सर, याद है कनेक्टिंग फ्लाइट मैंने आपको समझाया था सर, इसमें याद करो, अभी अपन आगे पढ़ेंगे सर, स्टॉप ओवर, कंटिन्यूअस जर्नी, सर्विसेज वाला भी पढ़ेंगे सर। तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स चढ़ रहा है, शिप कहां से चल रही है मुझे कोई मतलब नहीं है, एयरक्राफ्ट कहां से चल रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, गुड्स कहां से चढ़ रहा है मेरे को उससे बहुत मतलब है, जहां से गुड्स चढ़ा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। हो सकता है मैं गुड्स कहीं और कंज्यूम करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां से गुड्स चढ़ा है शिप में, वेसल, एयरक्राफ्ट में, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ध्यान रखना। फिर इन्होंने बोला 10(2) ये बोलता है सर कि अगर आप इन सब के बेसिस में डिसाइड नहीं कर सकते तो रूल्स जिंदा है सर, वो छोड़ दो, अभी आपके काम का नहीं है सर। उसके बाद है सर सेक्शन 12(1), ये सर्विसेज के लिए था सर। 12(1) बोलता है सर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। 12(2) जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन लास्ट में पढ़ना चाहिए, पहले स्पेसिफिक पढ़ा करो, पहले स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ो, ऐसे याद रखो। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर, ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विसेज है, जैसे सर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है, ये भी याद रखना। राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज, लाइसेंस, रेंटल, सब सब याद रखना सर, ठीक है। बट इसमें ये वाला याद रखना, ये बड़ा प्यारा है सर, बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ होटल, इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउसिंग बोर्ड, सब आता है सर। या फिर ये वाला और प्यारा है सर, बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा सर, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट वाला भी, वो अलग चीज है। यहां पर सर मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लिया है किराए पे मैरिज सेरेमनी के लिए,
और नीचे जो हम पढ़ते हैं वो सीधा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट की बात होती है, वहां पर इमोरल प्रॉपर्टी के बीच में बात नहीं आती है। पढ़ो ढंग से, बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमोरल प्रॉपर्टी, आप एकोमोडेशन ले रहे हो इमोरल प्रॉपर्टी, क्यों? मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना है, रिसेप्शन, जो भी होगा सर, ऑफिशियल अनऑफिशियल कल्चरल सोशल जो भी होगा सर, आ रही बात समझ? या फिर एनी एंसिलरी सर्विसेज टू द सर्विसेज रिफर्ड इन एबीसी, एबीसी से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज, याद है खाने पीने का मैंने आपको बताया था सर, अरे याद है कि नहीं? कैटरिंग सर्विसेज वगैरह बात किए थे हम, एंसिलरी सर्विसेज सर, ठीक है? तो ये सब चीजों से रिलेटेड इन्होंने बोला सर, जहां आपकी इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, इंटेंडेड मतलब अभी नहीं है, फ्यूचर में वहां आ जाएगी सर, आ रही है बात समझ? सर अगर आपका इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट। ध्यान रखना सर, इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है सर, समझ आया? सर अगर आपकी इमोरल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो फिर हम प्रपोर्शनेट करेंगे सर, फिर तो हम प्रपोर्शनेट करेंगे सर, आ रही बात समझ? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बेसिस में प्रपोर्शनेट कर लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ही देखते हैं, देगा, हाँ हाँ देगा, आपको एग्जाम में देगा, कॉन्ट्रैक्ट में बताएगा। अगला है रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो सर ये सिंपल सी बात है सर, जहां पर ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाए, क्योंकि बिना सामने वाले के हुए ये सब सर्विसेज हो ही नहीं सकती सर, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, इसमें चेक करना पड़ेगा सर आप किसको पहले दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। इसमें एग्जाम में आ सकता है कि कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की सर्विसेज अवेल कर रही है किसी से, तो चेक करना कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। हरी बात समझ? प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर सीखने का एक ही तरीका है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर समरी बुक से पढ़ो और उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन बना लो, इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई में, फिर कभी नहीं फंसोगे, फंस ही नहीं सकते उसमें, इतने क्वेश्चन है, ठीक है? अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल इवेंट। सर मैं कोई कल्चर आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहा हूं सर, अगर मैं जा रहा हूं इवेंट में, ये एडमिशन है, एडमिशन ऑर्गेनाइज नहीं है, एडमिशन, मैं जा रहा हूं उस इवेंट में, तो सरकार बोलती है वेयर द इवेंट इज हेल्ड, एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट हो रहा है सर। अरे याद रखना, सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, याद है एडमिशन से रिलेटेड कुछ और भी सर्विसेज हो गए, एंसिलरी सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है? ध्यान रखना, देखो एग्जाम में सपोर्टिंग सर्विसेज की पहचान कैसे होगी, आपको देगा कि ये पर्सन इस इवेंट में एडमिशन के लिए गया, एडमिशन के लिए गया तो वहां पर सर उसको बैंड लगवाना पड़ा, एंसिलरी सर्विस, बैंड लगवाना इज एन एंसिलरी सर्विस, बहुत सारी चीज हो सकती है, आपको टिकट लेना पड़ा, फूड कूपन लेना पड़ा, या कुछ चीजें एंसिलरी सर्विसेज, समझ आया? देखो अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन सेलिब्रेशन और सिमिलर इवेंट्स, या फिर सर्विसेज एंसिलरी, इवन यहां पर स्पॉन्सरशिप भी आती है, याद रखिएगा स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट्स भी आते हैं, समझते हो ना सर? सिकासा के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और सिकासा के इवेंट्स में कई सारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, आप कभी देखना सिकासा का इवेंट, उसकी टिकट में रहता है स्पॉन्सर्स भी लिखे हुए रहते हैं सर, स्पॉन्सर्स भी रहते हैं सर, एंसिलरी सर्विसेज भी ले रहे हैं सर वो लोग, क्योंकि आपको सर वहां पर खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन लोग भी तो कहीं ना कहीं कैटरिंग की सर्विसेज ले रहे होंगे सर, एंसिलरी सर्विसेज, और भी बहुत सारी हो सकती है, माइक और बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, खाना पीना बहुत सारी सर्विसेज, तो सरकार बोल रही है क्या तुम रजिस्टर्ड पर्सन को ये सब चीजें दे रहे हो, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो बताओ इवेंट कहाँ हो रहा है, मैं बोला इंडिया में, तो सरकार बोली वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड,
और अगर इवेंट इंडिया में भी नहीं हो रहा है तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट देख लेंगे फिर अपन। आई बात समझ? एक से ज्यादा स्टेट में हुआ तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? पक्का? आप देखो एक बात इधर ध्यान दो, नोटिस करो डिफरेंस देखो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल और आर्टिस्टिक थिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखो बोला था आपको, यहाँ देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमोरल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ मैरिज रिसेप्शन और आर्टिस्टिक वगैरह चीजें। सर समझ आ रही है? यहां पर मैं एकोमोडेशन ले रहा हूं और फिर वहां पर सर्विसेज की बात कर रहा हूं, नीचे मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इवेंट। मेरे को कोई मतलब नहीं है कहां इमोरल प्रॉपर्टी क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप, ध्यान रखना सर। एक इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दूसरा इमोरल प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं करता है, वो ये सीधा ये बोलता है ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट। मैं सीधा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ऊपर बोला था मैं अकोमोडेशन ले रहा हूं उसमें ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, यहां मैं सीधा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? ठीक है। उसके बाद सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इंक्लूडिंग मेल कोरियर। आप चेक करना सर क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या होगा सर, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, काम उसको हैंड ओवर कर रहे हैं सर, प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अगला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देखो सर चेक करो किसको दिया जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां से वो चढ़ रहा है फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां से वो चढ़ रहा है फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। सर कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है सर? सर जहां पर बीच में कोई स्टॉप ओवर ना हो। Sir, where single or more than one ticket or invoice is issued at the same time, either by a single supplier of services or through an agent, किसी के थ्रू, there is no stop over, stop over नहीं होना चाहिए सर, कोई भी स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। स्टॉप ओवर क्या होता है सर? जहां पर पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क, या तो वो उतर सकता है सर, ब्रेक इज जर्नी, या तो अदर कन्वीनियंस में चले जाता है सर, तो उसको स्टॉप ओवर बोल देते हैं सर। और अगर स्टॉप ओवर बीच में आया तो वो कंटिन्यूअस जर्नी हुई नहीं, कुछ नहीं कंटिन्यूअस जर्नी। और अगर कंटिन्यूअस जर्नी नहीं हुई तो जाना और आना दोनों को अलग अलग ट्रीट करना। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुई तो, कंटिन्यूअस हुई तो एक ही मानोगे, कंटिन्यूअस नहीं हुई तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करना। और अलग अलग ट्रीट करने के हिसाब से हमने बोला सर जहां से वो पैसेंजर एम्बार्क करेगा सर, जहां से वो बैठेगा, ध्यान रखना ये सर्विसेज है, जहां से वो बैठेगा, खाने के लिए जहां से खाना चढ़ेगा। आ रही है बात समझ? क्लियर हुआ? वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज। सर हमने टिकट तो दे दिया, उसको कूपन दे दिया, बट ये नहीं पता है कि इस कूपन का यूज कब होगा। सरकार बोली किसको दिए, मैं बोला रजिस्टर्ड पर्सन को, बोले लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मैं बोला रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार बोली तेरे पास उसका रिकॉर्ड है, एड्रेस डिटेल है, मैं बोला हाँ है ना, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। और अगर एड्रेस डिटेल भी नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर को ही पकड़ेंगे आखिरी में। आ रही है बात समझ? ये उन टिकट से रिलेटेड है जिसमें फिक्स नहीं है, आपको कूपन दिया गया है, इस कूपन को आप मनाली जाने के लिए भी यूज कर सकते हो और दिल्ली जाने के लिए भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? अगला है सर्विस ऑन बोर्ड। सर फ्लाइट में मैं जहां से चढ़ा वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, फ्लाइट में खाना जहां से चढ़ा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्लाइट में सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में जहां से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा सर, फर्स्ट शेड्यूल जहां से फ्लाइट चलना चालू हुई है सर, जहां से फ्लाइट चलना, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा फॉर सर्विसेज, याद रखिएगा। फिर हमने बात करी थी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह की। हमने बोला सर टेलीकम्युनिकेशन के केस में फिक्स लैंडलाइन या लीज सर्किट लाइन बिछाई जाती है, तो सरकार बोली कहां पर है, मैं बोला वाह ये तो एक से ज्यादा स्टेट में चलती है लाइन। सरकार बोले जितने स्टेट्स में चलती है ना उतने स्टेट के बेसिस में अपन बांट देंगे,
कितने स्टेट के बेसिस में ये लाइन चलती है सर? जितने स्टेट्स में ये लाइन घुसेगी सर। आप कॉन्ट्रैक्ट से बता दो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताओगे तो याद है सर इसमें कहानियां कई सारी पढ़े थे अपन। लीज सर्किट, उस स्टेट में कितने लीज सर्किट्स बिछे हुए वो उसके बेसिस में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे मान लो एक लीज सर्किट लाइन है जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाती है, जिसमें 100 लीज सर्किट पॉइंट है, जिसमें से 20 छत्तीसगढ़ के, 80 महाराष्ट्र के। तो जो वैल्यू है उसको अपन 20:80 में वैल्यू को प्लेस के लिए लड़ाई नहीं है। प्लेस के लिए तो सिंपल है, जहां जहां लीज सर्किट का पॉइंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। बट सर वैल्यू हम क्या करेंगे, जहां जितने लीज सर्किट पॉइंट होंगे उसके बेसिस में बांट देंगे। याद आया? मोबाइल कनेक्शन पोस्टपेड में कभी लड़ाई नहीं होती। पोस्टपेड में क्यों लड़ाई होगी? पोस्टपेड में तो हमारे पास लोकेशन और बिलिंग एड्रेस होता है, सामने वाले का एड्रेस होता है हमारे पास, रेसिपिएंट का। पोस्टपेड में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो प्रीपेड में होती है सर, क्योंकि प्रीपेड में आप सेलिंग एजेंट के थ्रू भी ले सकते हो सर, ठीक है, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनके थ्रू ले सकते हो। तो सरकार बोलती है एड्रेस इफ द सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो भी सेलिंग एजेंट है, रीसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका जो एड्रेस होगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो मैं किसी और पर्सन से ले रहा हूं। याद है वो दुकान वाले एग्जांपल्स दिया था मैंने आपको क्लासेस में? भाई आप दुकान से जाके भी कूपन वाउचर ले सकते हो। एक्सक्लूसिवली सेलिंग एजेंट है जो कूपन वगैरह बेचता हो सर, प्रीपेड के कूपन वगैरह, उनसे भी ले सकते हो। जैसे मेरे घर के पास ना वोडाफोन का स्टोर है, वोडाफोन आइडिया का स्टोर है, मैं वहां से जाके भी रिचार्ज कूपन ले सकता हूँ, रिचार्ज करा सकता हूँ। सरकार बोली वेरी गुड, उसका एड्रेस है हमारे पास, टेंशन मत ले, उसका एड्रेस है हमारे पास। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे घर के पास ना एक किराना दुकान भी है, उससे जाके ले लिया मैं। सरकार बोली एनी पर्सन, किराना दुकान में तो एनी पर्सन आ जाएगा। एक जमाने में किराना दुकान वाले भी रिचार्ज वाउचर रखते थे, आज भी कई रखते हैं, ठीक है। तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड, मतलब जहां जिस किराना दुकान से तू खरीदेगा वही किराना दुकान क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा ये भी तो हो सकता है सर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चलूं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, समझ रहे हो ना, उससे भी तो रिचार्ज कर सकता हूँ। सरकार बोली उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, मतलब जो एड्रेस मेरा एयरटेल वाले के पास है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, अगर मैं इंटरनेट के थ्रू चला तो। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ना सबको? आगे देखो, in any other cases if the address of the recipient as per the record of the supplier of the services is available, तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट होगा ऑन द रिकॉर्ड, या फिर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर ऑफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर को पकड़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, ठीक है। अगला था टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को इन्होंने डिफाइन किया है, ये आप रीड कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इसमें याद रखना एग्जाम में स्टॉक ब्रोकिंग आजकल बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि आजकल डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से लोग खोल रहे हैं ना सर। बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। क्या लगता है सर, मैं स्टॉक ब्रोकिंग या बैंक वालों के पास जाऊंगा तो अपना एड्रेस दूंगा कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, बिना एड्रेस, बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के बात ही नहीं करते हैं लोग। तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, उसके पास मेरा एड्रेस है सर, है। इफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड, अगर उनके पास नहीं हुआ तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, फिर बैंक ले लिया जाएगा। बट जनरली उनके पास मेरा एड्रेस डिटेल होता है सर। कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर मैं अकाउंट खुलवाने जाऊं, या कौन सा डीमैट अकाउंट है जहां पर मैं अकाउंट खुलवाने जाऊं और मेरा एड्रेस ना हो उसके पास? होगा ना मेरा एड्रेस, कैसे नहीं होगा, एड्रेस तो होगा मेरे पास। आ रही बात समझ? बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग, इनके पास हमेशा मेरा एड्रेस होगा, नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर है, अदरवाइज तो सर जो मेरा एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इंश्योरेंस सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हो? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई हुआ तो फिर क्या होगा सर? जो आपका रिकॉर्डेड एड्रेस होगा सर इंश्योरेंस कंपनी के पास, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगला है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ये बड़ा सिंपल है सर। अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट है, टू द गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट है, अगर सर टू द गवर्नमेंट है तो सरकार बोलती है जितनी जगह आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की वो सब प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैं बोला वो तो किसी को भी पता है, सबको पता है, बच्चों को भी पता है। मैं बोला वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे?
बोले आप बताओ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है क्या, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैं बोला है ना। बोले जो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू डिसाइड करने का तरीका। बट अगर आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो बोले फिर हम बताएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हम जो बताएंगे, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बहुत सारी कहानी पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो हमने बोला था सर व्यूअरशिप देखी जाएगी, याद आ रहा है? टेलीविजन के केस में व्यूअरशिप देखी जाएगी सर, कौन से स्टेट की कितनी व्यूअरशिप है, पॉपुलेशन देखी जाएगी सर। क्वेश्चन कराया हूं मैं आपको इसके, व्यूअरशिप पॉपुलेशन के बेसिस में हम क्या करेंगे, बांट देंगे सर। वो जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेट है फाइनल लेवल के क्वेश्चन, आए नहीं है, आ सकते हैं। एक बार जरूर करके जाना, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो एक बार क्या रहेगा ना, तो क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि व्यूअरशिप और पॉपुलेशन के बेसिस में अपन कैसे बांटते हैं। नहीं किया हुआ रहेगा तो फिर ऐसा है कि एकदम अचानक से अगर आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो एक बार करके जाना। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक मस्त वाली बात है, ये क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर जनरल वाला पढ़ेंगे सर, ऊपर जनरल वाला पढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट जब याद करता है सर्विसेज के केस में, ठीक है, तो वो कैसे याद करेगा, एकदम अच्छे से ऐसे याद करना चाहिए, समझो मेरी बात, नहीं तो आप फंस जाओगे एग्जाम में, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज जनरल में जा रही है। आप ना ऐसे याद करो कि सर 12(3) इमोरल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, 12(4) सर रेस्टोरेंट वो पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड है, 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, 12(6) सर एडमिशन है किसी इवेंट में, 12(7) ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इवेंट में, 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, 12(9) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक, 12(10) सर क्या बोलते हैं शिप वेसल में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर, 12(11) टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे याद करा करो सर, 12(12) बैंकिंग और फाइनेंशियल, इसके बाद 12(13) इंश्योरेंस, 12(14) एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। सर ये सब स्पेसिफिक है, इसके अलावा कुछ और हुआ तो 12(2) में जाएगा सर, जनरल वाले में। तो आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है सर, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। चलो बोलो 12(3) क्या है, इमोरल प्रॉपर्टी, कीवर्ड्स चाहिए हमें, 12(3) इमोरल प्रॉपर्टी, 12(4) पर्सनल सर्विसेज, सर रेस्टोरेंट कैटरिंग वगैरह पर्सनल वाली बातें है सर, पर्सनल चाहिए उसमें वो आदमी का होना जरूरी है, 12(5), 12(6) एडमिशन, एडमिशन इवेंट वगैरह में एडमिशंस कर रहे सर, 12(7) ऑर्गेनाइज कर रहे सर, 12(8) ट्रांसपोर्ट कर रहे गुड्स, 12(9) पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे, 12(10) सर जिसमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें उसे मूवी दिखा रहे हैं, ठीक, 12(12) उसको गर्लफ्रेंड से बात करना याद है, टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी 12(11) उसको गर्लफ्रेंड से बात करना याद आया, ठीक, फिर 12(12) गर्लफ्रेंड ने पैसा मांगा, बैंकिंग, मतलब ऐसे खतरनाक है थोड़ा सा, ठीक है, गर्लफ्रेंड पैसा मांगी, मेरी फटी कि मैं कल के दिन दिवालिया हो जाऊंगा तो इंश्योरेंस करा लिया, ये थोड़ी खतरनाक है, प्लीज ऐसे याद नहीं रखना है हमें, ये बड़ा खतरनाक कनेक्टिविटी है, ठीक है सर। 12(14) सर मेरे को पैसा चाहिए था इंश्योरेंस कराने के लिए, प्रीमियम चाहिए था, मैं अपने आप की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को किया, तब तो गवर्नमेंट मार्केटिंग से मेरे को योजना बना के पैसा देगी सर, ठीक है। हाँ सर, नहीं नहीं मार्क्स कैसे देगा सर, नहीं 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 नहीं, ठीक है, समझ आया, समझ आया, इतने के बाद भी अगर गर्लफ्रेंड नहीं पटी तो 12(2) जनरल प्रोविजन, ठीक है। अंबानी की बेटी को पटाओगे तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अंबानी के अलावा किसी और की बेटी को पटा रहे हो तो चेक करो क्या आपके पास उस लड़की का एड्रेस है कि नहीं है, तो वही, और अगर उसका भी एड्रेस नहीं है तो फिर आप ही का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ऐसे मत याद रखना, वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा हुआ मैं 12(3) से चालू नहीं किया अच्छा वो 12(3) से चालू नहीं किया, नहीं तो ओयो से चालू होती कहानी, थैंक गॉड नहीं था मैं वहां पर, ठीक है। चलो ठीक है, समझ आया सबको, अरे अरे समझ आया सबको, ये बहुत डेंजरस है बट आप ऐसे याद रख सकते हो, आई हैव नो इश्यूज इन दैट, इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है।
क्लियर हुआ ये सबको? बस क्लियर हुआ ये सबको? बहुत अल्लाह कर रही है बैंड। 12 बातचीत कर रही थी ना। 12 इसीलिए बोलते हैं पढ़ ले बहन, पढ़ ले। बहुत अल्लाह कर रही है नालायक, जबकि उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। क्यों खुश हो रही राम वाले? चलो अगला क्लैरिफिकेशन। चलो क्लैरिफिकेशन देखो। सर अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है इन रिलेशन टू होर्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड, तो जहां पर वो होर्डिंग और स्ट्रक्चर होंगे वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पर सर अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है वो इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, होर्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में हम 12(2) के बेसिस में डिसाइड करेंगे, मतलब जनरल प्रोविजन के बेसिस में। याद रखेंगे ये याद रखेंगे सर। अगर होर्डिंग और स्ट्रक्चर वाली बात हुई, राइट टू यूज कोई इमोरल प्रॉपर्टी है होर्डिंग और स्ट्रक्चर, तो सर जहां पर वो होर्डिंग और स्ट्रक्चर है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट सर अगर होर्डिंग और स्ट्रक्चर वाली बात नहीं है तो सरकार बोली 12(2) जनरल प्रोविजन। आया समझ? हाँ सर। डिजिटल, हाँ मैम, फेसबुक, स्नैपचैट, सब 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 जितनी चीजें जानते हो आप, पैम्पलेट, ब्रोशर, जो जो चीजें जानते हो सब। अपन रेगुलर क्लासेस में जो पढ़े ना, उसमें अपनी कंसेप्ट बुक में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप देखना उसमें दिए हुए हैं। ये वाला सर्कुलर इज डैम इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, तो इंपॉर्टेंट, बाकी आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अपन अपन साहू का समोसा खाने जाते हैं, साहू का समोसा खाने जाते हैं, जो बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर में देखना ऊपर खंबा लगा हुआ है जिसमें कई टीचर्स और कई लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, उसी को बोलते हैं होर्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह। होर्डिंग्स ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। याद करो मैंने इसको रेगुलर क्लासेस में आपको समझाया था सर। ऑर्डर कोई और कर सकता है, डिलीवर कहीं और होगा सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? हो सकता है ना सर? मैं क्या बोलते हैं, मिंत्रा से कोई कपड़े ऑर्डर करूं, ठीक है, मैंने मिंत्रा में अपना एड्रेस डाला था, बट जब वो गुड्स को डिलीवर करने की बात आई तो मिंत्रा को मैंने दूसरा एड्रेस दिया कि वो जाके वहां पर डिलीवर कर दे। तो लड़ाई इस पे थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां पर वो गुड्स डिलीवर किया जाता है, डिलीवरी वाला जो एड्रेस है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, नॉट द बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस मेरा है सर, बिलिंग एड्रेस मेरा है, बट डिलीवर एड्रेस मेरा नहीं है सर, डिलीवर मैंने कहीं और करवा दिया है सर। याद करो मैं इसमें क्लासेस में आपको एग्जांपल भी दिया था कि सर उदय अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहां से केक ऑर्डर करके डिलीवर करवाया सर दिल्ली में, याद आया? ये एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। मैं चाहता हूँ ये सर्कुलर एक बार अभी रीड करो, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट इन क्रक्स बताया है, बट आप पढ़ेंगे सर इसको।
ये क्रक्स लाइन है, अगर कोई मार्क करना चाहे तो एट द एंड तो हमें यही याद रखना है, जहां पर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। आ सकता है एग्जाम में, डेफिनेटली आ सकता है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आ सकता है। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको भी पता है सर, बहुत हॉट टॉपिक है ई कॉमर्स ऑपरेटर। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हो गया, ये सबको समझ आया? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन चैप्टर के बीच में कि सीधा एंड में? सीधा एंड में। नाइस, ये तो सबसे प्यारा है, सबसे एंड में। सोचा नहीं है अभी, देखता हूँ, मैं बताता हूँ पक्का। देखते हैं, नॉट येट थॉट अबाउट इट, क्योंकि अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को उसके लिए कि कौन सा करेंगे नेक्स्ट। हाँ पक्का। चांसेस है कि मैं नेक्स्ट संडे सोच रहा था नॉट येट कंप्लीटली प्लान कि जीएसटी कंप्लीट कर देंगे। जीएसटी बचा ही क्या है, प्लेस हो गया, एक एग्जाम्पशन बचा है और एक टाइम वैल्यू बचा है। टाइम वैल्यू बहुत छोटे है, एग्जाम्पशन थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं सोच रहा था कि ताकि जीएसटी वाले पार्ट से फ्री हो जाए, संडे के पहले कुछ नहीं। चलो ध्यान दो। इन केस ऑफ ये क्या है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर रिमूव्ड? टर्मिनेशन। सेक्शन बोलते रहो, चलो रिवाइज होगा। सेक्शन टू है ही नहीं, 10-2 तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में 10-2 नहीं है, फाइनल में है। तुम्हारी जिंदगी में 10-1 है ये। ठीक है, अगला, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द अनदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन? ये तो बिल टू शिप टू मॉडल है। सेक्शन बोलो, 1 की, बी की, सी? आप देख के बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट याद होंगे सेक्शंस। What is the place of supply where the goods or services are supplied on board a convenience such as vessel, aircraft, train or motor vehicle? Section बोलो। ई पक्का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Where the goods are taken on board। ठीक है, अगला, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अच्छा हुआ सिचुएटेड इन इंडिया, छोड़ो इसको साइड करो, मेरे को ये बताओ, अगर इमल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होती तो क्या करते फिर? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, इज द लोकेशन ऑफ द इमेल प्रॉपर्टी। सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज? सर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, वैल्यू प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्रिस्टल क्लियर है सर, जितने स्टेट से वो रोड घूमेगी ना सर, उतने स्टेट सब प्लेस ऑफ सप्लाई है। वैल्यू प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा उनके बीच का। इसका बोला सेक्शन 12(3). आगे बढ़ते हैं। What will be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event for a sport federation which is held in multiple states? बोलो section 12 सर्विस है। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। ठीक है, अगला, what is the place of supply of services by way of transportation of goods including mail courier? बोलो भाई section 8। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है?
नहीं 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 नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान देना सर, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखना एग्जाम में। ओए, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखना, आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग सच में नहीं सोचते हो, जीटीए भी इसी में आता है पिक्चर में। जीटीए वाला करता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज तो देता है, तो जीटीए के साथ, हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं बोला क्वेश्चन में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, वैसे तो बताता है, हमेशा बताएगा रजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है। अगर नहीं बताया तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फिर अनरजिस्टर्ड मान के आंसर देना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं बताया तो बताएगा, वो जनरली आपको क्वेश्चन में बताएगा रजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है। What will be the place of supply of passenger transportation services if a person travel from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? 12/9। बोलो भाई, जहां से एम्बार्क कर रहे जर्नी मुंबई, तो एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई है, अलग अलग मानू कि एक मानू? सर ये टू सेपरेट जर्नी मानी जाएगी सर। ठीक है, ये टू सेपरेट जर्नी मानी जाएगी। और सेपरेट जर्नी मतलब पहले वाले के लिए मुंबई, दूसरे वाले के लिए दिल्ली, ये बोल रहा हूँ। सेपरेट हुआ तो अलग अलग हो जाएगा ना प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर? सर डिपेंड करेगा, पोस्टपेड प्रीपेड, याद है ना? पोस्टपेड हुआ तो उसका बिलिंग एड्रेस है, सोच ही क्या रहे हो। प्रीपेड हुआ तो देखना पड़ेगा सर कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, पर्सन के थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू है, सब देखना पड़ जाएगा मुझे। आ रही बात समझ? अगला, a person from Mumbai goes to Kullu Manali and takes some services from ICICI Bank in Manali section। ठीक है, लोकेशन ऑफ द, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट की लोकेशन जो एड्रेस के जो एड्रेस बैंक के पास है। ऑन रिकॉर्ड्स पूरा बोला करो, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट बोलने से फंस जाओगे आप, क्योंकि रेसिपिएंट तो सर कहीं पर भी हो सकता है ना। आप ये बोलना सर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में क्या हमारे पास है। ठीक है, अगला, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर from Gurugram travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and get his travel insurance done in Mumbai. Section 1213 insurance, place of supply अनरजिस्टर्ड है, सामने से बताया भाई अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड के केस में बताओ बताओ बताओ। सर जो रिकॉर्ड्स में हमारे पास उस एड्रेस होगा उस पर्सन का, वही एड्रेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। थैंक यू। हाँ आता है, सेपरेट क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आता है। हाँ सही में बोलती है, 2 बार बोलना तो बोलती है सही में, नालायक।